नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सेल साइकिल। मजेदार चैप्टर है पूरा। इस चैप्टर को बच्चे, हाँ किरण, क्या क्वेश्चन पूछा किरण? किरण ने ही क्वेश्चन पूछा क्या, ये गिरने वाला? मैम वो पूछ रहे हैं कि हमें मॉडल नेचर टेस्ट से अच्छा पहले नहीं, मिल मेजर जाएंगे। टेस्ट के बाद, मेजर टेस्ट के जस्ट बाद, ठीक है। माई वर्क इज नॉट वर्किंग, मतलब माइक इज नॉट, है ना? हाँ ठीक है बच्चे, सेल साइकिल चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत मजेदार चैप्टर है, चिंता मत करो। मेजर टेस्ट से पहले एक हमारा रिवीजन भी तो होगा ना, वो भी होगा, तो चिंता मत करो, डरो मत, अच्छे मार्क्स आएंगे, एक पढ़ते दिन ही रहो। होगा टेस्ट? क्या? एक ही दिन होगा रिवीजन? हाँ तो और कितने दिन होगा भाई? इतने बार पढ़ चुके हो, टेस्ट दे चुके हो ना सारे चैप्टर्स के। एनिमल किंगडम का टेस्ट दे चुके हो, प्लांट किंगडम का, सबका तो टेस्ट दे चुके हो। सबका टेस्ट दे चुके हो बच्चे। एक बार रिवीजन होगा सारे का एक साथ कंबाइनली। और बस आज 17 तारीख है ना, 23 को है ना आपका? यस मैम। बच्चे बहुत कम मैम पढ़ाई करो। मैम ये 720 मार्क्स का होगा क्या? हम्म। ठीक है। डरना क्यों है बच्चे? मतलब उस दिन कोई बहाने मत बनाना कि टेस्ट नहीं दे पाए, ये नहीं कर पाए, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मतलब डरना क्यों है? सारे चैप्टर आपके पढ़े हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि आप भूल गए, मैम लेकिन मेरा एक लिटरली जब आप प्रॉब्लम है। रिवाइज करने बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं भूला है, सब याद है। समझ गए? डरो मत, डरो मत। एंड वाई फियर व्हेन आई एम हियर। चलो, हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? सेल साइकिल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और सेल साइकिल चैप्टर आपका, इससे कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 2 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, इसको बिल्कुल लव स्टोरी से पढ़ाऊंगी आपको, लव स्टोरी से। बहुत मजा आएगा आपको, लगेगा नहीं कि आपने सेल साइकिल जो इतना टिपिकल आपको लगता होगा, आपने पढ़ा होगा ना इससे पहले, 9th में भी था ना सेल सेल डिवीजन, तो बड़ा डर लगता होगा। लेकिन बच्चे बिल्कुल डर नहीं लगेगा, इतने इजी तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपको चीजें रट जाएंगी। ये चैप्टर खत्म होते होते ना आपको सारे इसके जितने फेजेस है ना सब रट जाएंगे। तो बस आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी। ठीक है, बिल्कुल लव स्टोरी से पढ़ेंगे हम इस चैप्टर। देखो, ये प्यारा सा हमारा डायग्राम इसमें दिख रहा है कि किस तरह से सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन ये किस तरह से होता है बच्चे? जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, आप पढ़ाई करते हो, आप पहले तैयारियां करते हो, तैयारी में ज्यादा समय बिताते हो, वैसे ही सेल सेल जो है हर 24 घंटे में डिवाइड होता है। ठीक है, सेल हर 24 घंटे में डिवाइड होता है। और हर सेल डिवाइड नहीं होता है, कुछ सेल बिल्कुल स्टेबल होते हैं, जैसे आपके ब्रेन के सेल, एक बार बन गए तो बन गए। ठीक है, कुछ सेल आपके मतलब वो सेल परमानेंट हो गए, कुछ सेल आपके थोड़े स्टेबल होते हैं, जैसे आपका लीवर का सेल हो गया, किडनी का सेल हो गया। लीवर, किडनी, हार्ट के सेल अगर डिवाइड होते रहेंगे बच्चे, बार बार डिवाइड होते रहेंगे, तो कितनी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, डिवाइड होते होते कितना बड़ा हार्ट हो जाएगा आपका, उतना बड़ा हार्ट लेके कहाँ घूम, उतना बड़ा किडनी लेके कहाँ घूमोगे, है ना? तो वो आपके स्टेबल हो जाते हैं। एक ग्रोथ आने के बाद, एक ग्रोथ के बाद फिर वो रुक जाते हैं। ठीक है, वो चुपचाप जाके G0 फेज में बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि अगर कुछ होगा, अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी कि भाई लीवर का सेल है जैसे, ठीक है, तो लीवर अगर मान लो कट करना पड़ गया तो फिर मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं यहीं आराम करूंगा। समझ गए? ठीक है। और कुछ सेल आपके जो जैसे जीआई ट्रैक के जो सेल हैं आपके, जीआई ट्रैक मतलब आपके जो एलिमेंट्री कैनाल के जो ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के जो सेल हैं, आपके बॉडी के जो सेल हैं, स्किन के जो सेल हैं, ये सेल डेली बनते हैं, डेली नए सेल बनते हैं। आपको पता है ना, बताया था मैंने, डेली आपके ट्रिलियंस ऑफ मतलब डेली आपके जो है मिलियंस ऑफ सेल डाइड होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सेल डाई होते हैं और नए सेल बनते हैं, उसकी जगह पे नए सेल बनते हैं। और डर्ट पॉल्यूशन और
ऑयल की वजह से वो सेल चिपके रह जाते हैं स्किन में, वो सेल चिपके रह जाते हैं। और क्या होता है, जो हमारे चेहरे पे, स्किन पे जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो वहां पे जम जाते हैं उसके साथ, और क्या होता है, पिंपल वगैरह कॉज करता है। तो अपने स्किन को हमको डेली क्या करना चाहिए, इसीलिए नहाना चाहिए, ताकि जो भी डेड सेल हैं वो सभी क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं, और जो नए सेल ग्रो हुए हैं वो निखर के आए। तो जैसे चेहरा साफ करते हो तो बिल्कुल गोरे हो जाते हो ना, है ना। क्यों? क्योंकि जो ऊपर डेड सेल की जो परत थी वो क्या हो गई बच्चे, हट गई और नया सेल आ गया। तो एक दिन में 2-3 बार चेहरा साफ कर लिया, ठीक है, चेहरा साफ कर लिया, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल हटे और आपका जो है डेड सेल है वो भी हट जाए। समझ गए? तो सेल Ma'am, आप will ही it की तरह don't हाँ, use any soap on our face? क्या? Ma'am, will it be okay if we don't use soap on our face? यस यस, इट इज ओके। क्यों? कोई जरूरी नहीं है बच्चे। देखो क्या है, सोप कंटेन्स हार्मफुल केमिकल्स, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सोप ऑल्सो हैव डिफरेंट पीएच, ठीक है। तो वो आपके स्किन के लिए अच्छा भी नहीं होता है। तो बेटर वे कि आप ऐसे मतलब वाटर से वॉश कर सकते हैं, या फिर मतलब घरेलू चीजों से वॉश करो ना, मिल्क से वॉश करो, थोड़ा सा मिल्क लेकर के क्लीन करो। बार बार आपको फेस पे सोप नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। चलो, अब मैं फिर मुझसे ब्यूटी रेमेडी नहीं पूछने लगना सभी बैठ के, हैं। बायोमोलिक्यूल में मैंने आप लोगों को बहुत सारे टिप्स दिए हैं, कैसे हेल्दी रहना है, कौन सा खाना खाना है, सब बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। सेल सेल साइकिल में हम क्या पढ़ेंगे कि सेल कैसे नया सेल बनाता है, एक सेल कैसे नए सेल बनाते हैं। हमने पढ़ा था ना सेल वाले चैप्टर में, ओमनी सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या था बच्चे? सेल वो सेल वापस बनते न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने बोला था? रुडोल्फ रुडोल्फ विर्चो ने बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, कि भाई जो न्यू सेल बनते हैं वो पुराने सेल से बनते हैं, ठीक है। तो एक सेल कैसे अब डिवाइड होके दो सेल में बदलता है, ठीक है। एक सेल कैसे डिवाइड होकर के दो डॉटर सेल में बदलता है, और इनफैक्ट जितने क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में थे उतने ही बराबर क्रोमोसोम डॉटर में कैसे रह जाते हैं। जो दो सेल उनके बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे? डॉटर सेल बोलते हैं, ठीक है। 46 क्रोमोसोम अगर पेरेंट के पास था, मदर सेल के पास था, तो डॉटर सेल के पास भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। बस यहीं पे तो बच्चे फंस जाते हैं। बच्चे बोलते हैं मैम ये कैसे पॉसिबल होता है कि जब 46 मदर के पास है तो डॉटर के पास भी 46 है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके पास तो आधे आधे हो जाने चाहिए ना, 23 हो जाने चाहिए, लेकिन ये ऐसा होता कैसे? तो बच्चे इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि ये ऐसा होता कैसे है, और कैसे पेरेंट सेल जो है दो डॉटर सेल में डिवाइड होती है, और कैसे इसका जो जेनेटिक मटेरियल है उतना ही रह जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल उतना ही रह जाता है, अगर जिस सेल डिवीजन में जेनेटिक मटेरियल सेम रह जाता है उस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं बच्चे? माइटोसिस। माइटोसिस। और जिसमें हाफ हो जाता है, ठीक है, एक सेल डिवीजन आप ऐसा पढ़ोगे जिसमें क्या हो जाते हैं, जिसमें क्या हो जाते हैं बच्चे? 4 डॉटर बनते हैं फाइनली लास्ट में क्या बनते हैं? 4। और कितने होते हैं सबके पास? 23 होते हैं, है ना। 23 होते हैं, क्योंकि लाल उसको क्या बोलते हैं बच्चे? मियोसिस। क्या है? रिडक्शनल डिवीजन है। और मियोसिस किस में देखने को मिलता है? किस सेल में देखने को मिलता है बच्चे? मियोसिस देखने को मिलता है आपके जर्म सेल में। किस सेल में? जर्म सेल। जर्म सेल क्या होते हैं? जिससे भाई नया कुछ जर्मिनेट हो ना, उसको जर्म सेल बोलेंगे। जैसे कि स्पर्म और एग, ठीक है, स्पर्म और एग जर्म सेल में देखने को मिलता है। किसमें? स्पर्म और एग में देखने को मिलेगा, ठीक है। स्पर्म एंड, और नहीं हम एंड बोलेंगे, ठीक है, स्पर्म एंड एग में देखेंगे।
और पूरी बॉडी सेल में जो सोमैटिक सेल है, पूरी बॉडी में कौन सा सेल है बच्चे? सोमैटिक सेल। सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब क्या होता है? सोमा मतलब बॉडी, सोमा मतलब बॉडी, ठीक है। तो सोमैटिक सेल पूरी बॉडी में हमारे कैसा डिवीजन होता है? माइटोसिस होता है, माइटोसिस। ठीक है। क्यों माइटोसिस होता है? अगर इसमें आधे हो जाएंगे, आधे आधे सभी हो जाएंगे तो भाई दिक्कत नहीं हो जाएगी, फिर वो 23 का आधा हो जाएगा तो एक तरफ का सेल आपका कहीं कैसा अलग टाइप का दिखेगा, दूसरे जगह का सेल आपका अलग टाइप का दिखेगा, है ना। पहले आप दूसरे टाइप के दिख रहे थे, अब जो सेल आ रहे हैं वो 23, फिर उसके आधे 23 के आधे 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 अगर होते जाएंगे तो फिर सेल के पास तो कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बचेगा ही नहीं, तो फिर बिल्कुल हर अलग अलग तरह का सेल बन जाएगा, समझ गए। अलग अलग तरह के फीचर्स आ जाएंगे। तो सोमैटिक सेल, पूरी बॉडी जो है हमारी सोमैटिक सेल की बनी, और सोमैटिक सेल में क्या होता है बच्चे? इस सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है। इन सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है। माइटोसिस में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन, बराबर का बंटवारा, ठीक है। जो पिता है, जो मदर सेल है, उसको अपने दोनों बेटियों में कैसा बंटवारा करना पड़ता है? बराबरी का बंटवारा, ठीक है। बिना पार्शलिटी किए हुए उनको बराबर बराबर देना पड़ता है सब कुछ, नहीं तो झगड़ा करेंगी ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है बच्चों के मन में कि ये सन सेल क्यों नहीं होते, ये डॉटर सेल ही क्यों होते? बताओ, कोई दिमाग लगाओ, क्यों ये मैम डॉटर? क्योंकि ये भी आगे जाके रिप्रोडक्शन करती हैं, ये भी मतलब हाँ, ये भी आगे जा करके बच्चे, ये भी आगे जाके डिवाइड होंगे डिवाइड होता भाई। कुछ जनरेशन का मतलब जो सौभाग्य वो किसको मिला है? फीमेल को मिला है ना, फीमेल को मिला है। तो भाई वो कौन करेगा जनरेशन? डॉटर करेगी। डॉटर ही आगे चल के डिवाइड होगी, फिर से दो और अपने डॉटर बनाएगी, ठीक है। वो मदर बन जाएगी, फिर डॉटर बनाएगी, समझ गए? यस मैम। ओके। और जो आपके जर्म सेल होते हैं, ये जर्म सेल कौन है? स्पर्म और एग, ये हैप्लॉइड होते हैं। ये कैसे बनाते बच्चे? आधे आधे। इनमें क्रोमोसोम क्या हो जाता है? आधा आधा हो जाता है। तो इस तरह के जो सेल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चे? हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम इनमें क्या है? आधा है। तो आधा क्यों होता है भाई क्रोमोसोम इनमें? अगर पूरा ही आ जाए तो क्या दिक्कत है? मैम फ्यूजन के टाइम पे फिर वो कंप्लीट हो जाते हैं। हाँ, अगर मान लो पूरे 46 आ जाए तो बच्चा क्या बनेगा बच्चे? मॉन्स्टर बनेगा ना। 46 मदर से, 46 फादर से एग और स्पर्म दोनों फ्यूज होंगे, तो भाई अगर एक सिंगल टुकड़ा भी क्रोमोसोम का बढ़ जाता है ना, एक सिंगल क्रोमोसोम एक्स्ट्रा बढ़ जाता है तो वो मॉन्स्टर जैसा शरीर हो जाता है, समझ गए। दो बढ़ जाएगा तो और सुपर, 2 सर 50 सर, समझ गए, वैसा हो जाएगा, मॉन्स्टर बन जाएगा। तो यहाँ पे अब ये मत सोचना कि भाई रावण के साथ यही हुआ होगा, बहुत सारे क्रोमोसोम होंगे, उसके 10 सर। मैम मेरे दिमाग में एग्जैक्ट यही वाला एग्जांपल आया था, रावण वाला। है ना, ये मत सोचना, वो कहानी है, ठीक है। वो अलग बात है, वो अलग बात है, उसमें भाई वो अलग सिद्धि है, वो यहाँ वहां पे क्रोमोसोम वाली बात है, ठीक है। तो अगर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो डबल हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए ये जो जर्म सेल होते हैं बॉडी में, जो सोमैटिक सेल ही हैं, कुछ सोमैटिक सेल किसमें बदल जाते हैं? बोलते हैं मैं कुछ अलग करूंगा जीवन में, वो किसमें बदल जाते हैं? जर्म सेल, ठीक है। जो सोमैटिक सेल है वो क्या बोलते हैं? मैं कुछ जीवन में अलग करने के लिए पैदा हुआ। वो क्या बन जाते हैं? स्पर्म और एग बन जाते हैं, और स्पर्म और एग बन के फिर वो आगे चल के फ्यूज होते हैं और एक नया जाइगोट बनता है। वो क्या होता है बच्चे? अब उसमें कितने क्रोमोसोम आएंगे? 46 है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है ना। मैम मियोसिस में 4 डॉटर सेल क्यों बनते हैं? आगे पढ़ेंगे बच्चे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 4 क्यों बनते हैं? पहले 2 बनते हैं 23, फिर आगे चल के फिर और 2 बनते हैं, ठीक है। ओके, चलो। हाँ, अब ये आप ये देखो, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है बच्चे? इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका पेरेंट है,
ठीक है, ये पेरेंट है। पेरेंट में देखो क्रोमोसोम ऐसे ही पड़े हुए हैं, क्रोमैटिन फॉर्म में पड़े हुए, सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, क्रोमैटिन क्रोमैटिड सब पढ़ा चुकी हूँ ना, फिर से पढ़ाने की जरूरत है क्या? क्रोमैटिन क्रोमैटिड फिर से पढ़ाना है? मैम रिवाइज करवा दीजिए। चलो ठीक है, वो मैं पढ़ा दूंगी। चलो ठीक है, तो उस डायग्राम को अभी हम छोड़ते हैं, पहले हम यहाँ पर Why do cell needs to divide? सेल को डिवाइड होने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है? लिविंग सेल ग्रो बाय प्रोड्यूसिंग मोर सेल, सेल डिवाइड होंगे, जाइगोट में डिवीजन होगा तभी तो हम इतने बड़े बनेंगे, नहीं तो एक ही सेल नहीं रह जाएंगे। हाँ ठीक है, तो जितना डिवीजन होगा तभी तो हम बनेंगे, ट्रिलियंस ऑफ सेल से हम बनेंगे, और सेल डिवाइड होंगे तभी तो हमारा ग्रोथ होगा। ठीक है, नॉट बिकॉज ईच सेल इंक्रीज इन साइज। सेल जो है, अब मान लो एक जाइगोट थे हम, एक जाइगोट थे, अब वो जाइगोट एकदम बड़ा हो जाता, जाइगोट डिवाइड नहीं होता और वो जाइगोट बहुत बड़ा हो जाता, और हम एक सिंगल सेल के बने होते पूरे। ठीक है, सिंगल सेल के बने होते तो हम कैसा लगते? हाँ बिल्कुल, वो जाइगोट ही सिर्फ बड़ा हो जाता और एक सिंगल सेल के बने होते तो हमारी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती। क्या मुश्किल होती बच्चे? अभी देखो, जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से जब हम बने हुए हैं, तो हम जब ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं, तो एल्वियोलाई आराम से गैसेस एक्सचेंज कर ले रही है। ठीक है, आराम से गैसेस एक्सचेंज कर लिए। हाँ, एक एक सेल आराम से न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं। ऐसे अगर हम सिंगल सेल के बने होते तो एक सांस अंदर जाती, कितना टाइम लगता वो अंदर जाती, फिर वो उसमें प्रोसेस होता, फिर उसको बाहर निकलने में कितना टाइम लगता, तो एक सांस को लेने में बहुत ज्यादा समय लगता, तो बाकी प्रोसेस तो छोड़िए। समझ गए? तो जितने ज्यादा सेल होते हैं वो मिल करके उतना काम को इजी बना देते हैं, जितना ज्यादा सेल होते हैं उतना काम इजी हो जाता है। जितने एक इंस्टीट्यूट में जितना ज्यादा लोग होते हैं उतना काम इजी होता है ना। अगर एक ही बंदा सारा काम करेगा तो वो कब फाइल को अंदर लेके जाएगा, फिर वापस लेके आएगा। लेकिन अब देखो, जितने ज्यादा सेल होते हैं, एल्वियोलाई कितने सारे, है ना, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं, और वो सारे एल्वियोलाई मिलकर के ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज को कितना इजी बना देते हैं, आराम से गैसेस एक्सचेंज होते हैं। समझ गए? ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, आराम से फिल्ट्रेशन करते हैं। ओके, सो रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, सेल को जरूरत क्यों है? कहीं पे कट गया, कहीं पे डैमेज हो गया, तो अगर सेल डिवाइड नहीं होते तो जहां पे कटा है बच्चे वहां कटा ही रह जाता है, फिर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में घर बना लेते हैं। हाँ यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट सेल बताओ। मैम लिविंग बॉडी में नहीं, स्मॉलेस्ट सेल पूरा ओवरऑल स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्म। हाँ, माइकोप्लाज्मा। क्यों इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? बाकी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? मुझे लगा गलत हो गया। पपलू का नाम तो सबको पता होना चाहिए ना। यस मैम। तो फिर ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, दो तरह का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मियोसिस, दो तरह का। ठीक है, और दोनों में आपका फेज आता है कौन सा? पी मैट। दोनों में क्या फेज आता है बच्चे? पी मैट होता है। याद कैसे रखोगे? पी ऑन मैट, या फिर प्रेफर मिल्क एंड टी, ये भी याद रख सकते हो ट्रिक। प्रेफर मिल्क एंड टी, या फिर पी ऑन मैट, पी ऑन मैट। ओके, सो पी से आपका कौन सा फेज होता है? प्रोफेज, जिसमें तैयारियां होती हैं। ओके, फिर आपका आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, फिर आता है आपका टेलोफेज। ये मियोसिस में भी होता है। बस मियोसिस में क्या होता है कि जो प्रोफेज होता है वो बहुत लंबा स्टेज चलता है, प्रोफेज के अंदर बहुत सारे फेज आते हैं, प्रोफेज के अंदर बहुत सारे फेज आते हैं। तो हमको अभी मियोसिस में नहीं जाना, हम माइटोसिस देखेंगे।
ठीक है। मैम प्रोमेटाफेज कौन सा था उसमें आपने उसको प्रोमेटाफेज कैसे कुछ किया? नहीं है बच्चे, प्रोमेटाफेज बस उससे पहले की तैयारी। ऐसे हम देखें तो हर फेज से पहले हम प्रो एनाफेज बना सकते हैं, प्रो टेलोफेज बना सकते हैं, मतलब मेटाफेज होने से पहले कुछ कुछ तैयारी। ऐसा कुछ नहीं, सिंपल हम क्या पढ़ेंगे, प्रोफेज मेटाफेज, और उसमें डिवाइड करने से आपकी डिफिकल्टी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, चलिए ये सेल है, सेल मतलब न्यूक्लियस से सीधे समझो। ठीक है, ये सेल का क्या है बच्चे, न्यूक्लियस है। कहाँ गया ये, कैसे आ गया, हाँ ठीक है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, ये जेनेटिक मटेरियल कैसे पड़े रहते हैं डिवीजन से पहले, जब सेल अभी डिवाइड नहीं होने वाला है, तो जेनेटिक मटेरियल कैसे पड़े हैं, ऐसे। ठीक है, धागे की तरह, मैंने बताया था ये जेनेटिक मटेरियल कैसे पड़े होते हैं, धागे की तरह पड़े होते हैं, यूं इस तरह से पड़े होते हैं। यस मैम। ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन होता है बच्चे, Yes, ma'am. कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक है, ये कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है। इस हिस्टोन प्रोटीन से ऐसे लिपट लिपट के यूं बिल्कुल धागे की तरह ये पड़े रहते हैं। ठीक है, ऐसे पड़े रहते हैं, जैसे जैसे बीट्स ऑन स्ट्रिंग, आपका जो मोती और धागा, मोती और धागा ऐसा होता है ना। ठीक है, वैसे ये पड़े रहते हैं। ओके, वैसे ये पड़े रहते हैं। आपके इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कितने मीटर का डीएनए होता है, कितने मीटर का डीएनए होता है बच्चे, मैम 2 मीटर। 2 मीटर का। ठीक है, कितने मीटर का डीएनए, 2 मीटर का डीएनए होता है। मैंने आपको ये सब पढ़ाया है, मैं फिर से पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनना। 2 मीटर का डीएनए होता है, ये सुपर क्वाइल्ड हो करके इसको हम किसमें हटाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। क्यों सुपर क्वाइल्ड करते हैं, इतना छोटा मेरा सेल है नैनोमीटर का, 2 मीटर का डीएनए कैसे हटेगा। तो 2 मीटर के डीएनए को हम किसमें हटाते हैं बच्चे, सुपर क्वाइल्ड करके न्यूक्लियस के अंदर हम इसको हटाते हैं। तो कैसे हटाएंगे, तो हमने क्या रखा है, हिस्टोन प्रोटीन रख रखा है, हिस्टोन प्रोटीन रख रखा है। इस प्रोटीन के चारों ओर हम इसको क्या करते हैं, रैप करते हैं, फिर थोड़ा सा खुला छोड़ते हैं, फिर रैप करते हैं, फिर थोड़ा सा खुला, फिर थोड़ा सा रैप, फिर खुला। और जब ये हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर रैप होता है तो कितने बेस पेयर इसके रैप हो जाते हैं, 200 बेस पेयर। एक हिस्टोन प्रोटीन के चारों ओर कितना आपका ये रैप हो जाता है डीएनए, 200 बेस पेयर रैप हो जाता है। ठीक है, 200 बेस पेयर रैप हो जाता है। और फिर थोड़ा सा खुला, फिर रैप किया, फिर थोड़ा सा खुला, फिर थोड़ा। ठीक है, इस तरह से ये पड़े रहते हैं। और ये और ज्यादा सुपर क्वाइल्ड होते हैं, और ज्यादा सुपर क्वाइल्ड होते हैं, और ये और पास आ जाते हैं। ठीक है, ये और ज्यादा सुपर क्वाइल्ड होते हैं, ये और पास आ जाते हैं, इस तरह से। ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये ऐसे है, फिर दूसरा हिस्टोन प्रोटीन, फिर ऐसे, फिर तीसरा हिस्टोन प्रोटीन, फिर ऐसे। इस तरह से सुपर क्वाइल्ड हो करके ये ऐसे डीएनए बिल्कुल लिपटे रहते हैं, ऐसे। ठीक है, डीएनए बिल्कुल इस तरह से रहते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर जिसमें हिस्टोन प्लस आपका क्या है, डीएनए, हिस्टोन के साथ क्या हमने रैप किया है, डीएनए, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो इतना डिटेल में अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 12th में पढ़ोगे, लेकिन इतना समझो कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक बहुत बड़ा धागा है, बहुत बड़ा धागा है, उसको रैप करना है बच्चे, एक छोटे से जगह पे आपको रैप करना है। तो आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी गोलियां बना के उसके चारों ओर रैप कर रहे हो, फिर उन गोलियों को भी पास पास ले आ रहे हो, ताकि वो और छोटे जगह पे जितना ज्यादा आप रैप कर सकते हो उतना रैप कर सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है, उतना ज्यादा आप रैप कर सको। और ये रैप हो करके ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से ये क्रोमैटिन अंदर पड़े हैं। तो अभी जब ये सेल डिवाइड नहीं होने वाला है तो ये बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही। ठीक है, सेल डिवाइड नहीं होने वाला है तो क्या है, जैसे लड़कियां लड़कियां घर में पड़ी हुई हैं, सेल अभी डिवाइड, अभी कुछ होने वाला नहीं है, तो भाई घर के कपड़ों में पड़े हुए हैं। ओके, तो इसको बच्चे हाँ, फिजिक्स वाला सोलेनॉइड नहीं है,
समझ गए? तो इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिन बोल रहे हैं। क्रोमैटिन फाइबर क्या बोल रहे हैं बच्चे? क्रोमैटिन फाइबर। मैम हाँ मैम सोलेनॉइड के बाद आपने जो पढ़ा एक बार बता दो। देखो, कुछ नहीं है, सिंपल एक माला ले आओ, एक माला ले आओ जिसमें मोती और धागा, ठीक है, अगर आपके आसपास हो मोती धागा, उसको पकड़ा, उसको खोल दिया ऐसे, तो वो क्या है? क्रोमैटिन फाइबर है। पूरा क्या है बच्चे? क्रोमैटिन फाइबर। अब वो अभी भी बहुत लंबा है ना, अभी भी बहुत लंबा है, हाँ अभी भी वो बहुत लंबा है। उतना लंबा कैसे हटाओगे छोटे से जगह पे? इतनी छोटी डिबिया है आपकी, उसमें कैसे हटाओगे? तो आप क्या करोगे? उसको और लपेटोगे ना, सारा मोती एक पास आ जाएगा, और मोड़ोगे उसको, यूं ऐसे ऐसे मोड़ना शुरू कर दोगे, बिल्कुल मोड़ के इतने छोटे से डिब्बे में घुसा दोगे। डाल दोगे कि नहीं? डाल दोगे? अगर मैं बोलूं उसको डाल दो तो बिल्कुल लपेट लपेट के डाल दोगे। तो वैसे ही बच्चे यहाँ पे लपेट के हमने डालना। तो जब ये ऐसे उलझे हुए हैं ना, जब ये ऐसे उलझे हुए हैं, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? क्रोमैटिन फाइबर। अब जब भाई डिवीजन का टाइम है, डिवीजन करने वाला है सेल, तो सेल का साइटोप्लाज्म वगैरह बढ़ता है, सेल का साइज थोड़ा बढ़ता है, सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ता है। तो ये क्या करते हैं? अपने आप को खूबसूरत ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें बना लेती है? क्रोमोजोम बना लेती, क्रोमोजोम स्ट्रक्चर बना लेती है। कैसे कन्वर्ट हो जाती है बच्चे? क्रोमोजोम लाइक। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर सभी को पता है ना, तितली वाला स्ट्रक्चर। या क्यों नहीं रहा है स्क्रीन? यस मैम। अच्छा चल रहा था, अभी तो इतना अच्छा चल रहा था। हाँ ठीक है, क्रोमोजोम वाला स्ट्रक्चर ये बना देते। क्रोमोजोम में बच्चे बीच में क्या है? बीच में क्या होता है? सेंट्रोमियर होता है ना, सेंट्रोमियर होता है। और ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड, क्रोमैटिड बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं? नीचे वाले आर्म को भी क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड। ठीक है, अब ये सुलझ गई है ना, तो क्रोमैटिड है। तो बच्चे ये क्या है? ये एक क्रोमोजोम है, ये भी एक क्रोमोजोम है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैम ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है, या फिर ये एक क्रोमोजोम है। जो तितली वाली स्ट्रक्चर होती है ना, वो एक क्रोमोजोम है, ठीक है, या फिर ये एक क्रोमोजोम। इसमें कंफ्यूजन होता है कि क्रोमोजोम है कौन? बच्चे दोनों ही क्रोमोजोम, दोनों ही क्रोमोजोम है। ये भी क्या है? आपका क्रोमोजोम है। कैसे पहचानोगे? कैसे? देखो क्या है बात, क्यों ऐसा हुआ। ये सारी तैयार होकर के इस तरह से बन गई, ठीक है, ऐसी बन गई। अब पता चला कि भाई इनको तो दो घर जाना है, इनको डिवाइड होके, एक सेल को डिवाइड होके दो घर जाना है, दो डॉटर सेल में बटना है। तो इस क्रोमोजोम को हम टुकड़े कर देंगे, दो भाग में टुकड़े कर देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी, पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो हम क्या करेंगे? हम नहीं, सेल क्या करती है बच्चे? इसकी फोटोकॉपी करवा ले आती है। मान लो तुम्हारे पास एक नोट्स है जिसका नाम है क्रोमोजोम, ठीक है, वो नोट्स कौन सी है? ये पहली वाली। वो नोट्स कौन सी है? वो सिंगल वाली, ठीक है, पहली वाली। अब तुम्हारे पास दो दोस्त हैं, तुमको दोनों को क्या देना है बच्चे? नोट्स देना है। ये पहली वाली है तुम्हारे पास नोट्स, तुमको दोनों को नोट्स बराबर देना है। तो तुम क्या करोगे? इसका फोटोकॉपी नहीं करा लोगे? हाँ, इसमें स्टेपल करा लोगे ना? ये समझ लो स्टेपलर लगाया और तुमने क्या करा ली? इसकी फोटोकॉपी करा ली, फोटोकॉपी करा लोगे। तो बच्चे ये जो है, ठीक है, ये जो है उसी की कॉपी है, उसी की कॉपी, समझ गए? और कॉपी बन गई तभी तो दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम जाएंगे, समझ गए? समझ गए? इतनी बात समझ में आ रही है? ये सेल में, इस सेल में पहले क्रोमोसोम ऐसी थी। अब इस सेल ने सोचा कि भाई इस क्रोमोसोम को मैं दो डॉटर सेल में कैसे बांटूं, दो डॉटर सेल में मैं कैसे बांटूं, अभी तो मेरे दो डॉटर बनेंगे। तो इस सेल ने क्या किया? सेल ने समझदारी दिखाई,
इसने क्या किया बच्चे, इसका फोटोकॉपी बनाया। ठीक है, इसने इसका क्या किया बच्चे, फोटोकॉपी बनाया, और एक कॉपी इसको दिया, दूसरा कॉपी इसको दिया। समझ गए? ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो बच्चे क्रोमोसोम का नंबर भी नहीं बढ़ा और दोनों काम भी हो गया। यहाँ पे क्रोमोसोम 46 ही रह गया। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर तो एक ही है, सेंट्रोमियर तो दोनों का एक ही है ना। तो क्रोमोसोम मेरा 46 ही रह गया और यहाँ पे भी 46 मिल गया। समझ गए क्या चालाकी है आपके सेल की? अब समझ में आया 46 क्यों रह जाता है? मैम एक बार रिपीट कर दो, मेरा नेटवर्क इशू था। ठीक है, आकाश का भी नेटवर्क जा रहा है भाई। आकाश का भी नेटवर्क जा रहा है। चलो ध्यान से सुनो, देखो ये जो सेल थी, ठीक है, ये कौन थी? मदर सेल। मदर सेल जो है, ठीक है, मदर सेल जो है, इसके पास पहले कैसे क्रोमोसोम था भाई? पहले कैसे क्रोमोसोम था? सिंगल वाला था। ठीक है, ऐसे था सेल, ऐसे क्रोमोसोम था। अब इसने सोचा कि मेरे तो 2 डॉटर होंगे, मेरी तो 2 डॉटर होंगी ना, मैं एक बार में जुड़वा बच्चों को पैदा करूंगी, तो दोनों के पास तो क्रोमोसोम जाना चाहिए बराबर बराबर। हाँ, तोड़ दूंगी तो वो तो टुकड़े हो जाएंगे, पूरा इंफॉर्मेशन बच्चों के पास जाएगा नहीं। तो इसने क्या चालाकी की, सेंट्रोमियर एक ही रखा और इसी का क्या कर दिया बच्चे, कॉपी बना लिया इसने। अब फोटो कॉपी करा ली, ठीक है, फोटो कॉपी करा ली तो एक कॉपी इसको दे दी, एक कॉपी इसको दे दी। समझ गए? तो इसीलिए आपका जो क्रोमोसोम नंबर आधा नहीं होता, 46 का 46 ही रह जाता है। समझ गए? सिंपल सी बात है। आपके पास एक नोट्स है, मान लो उस नोट्स का नाम है क्रोमोसोम। आपके 2 दोस्त हैं, दोनों दोस्त को आपको देना है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप किसी से लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो आपने क्या किया, उसको फोटोकॉपी करा लिया। तो क्या आपका फोटोकॉपी कराने से क्या आपका वो जो मटेरियल है वो डबल हो गया क्या? मतलब बहुत ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन आ गई क्या? जो इंफॉर्मेशन पहले में लिखी है वही इंफॉर्मेशन दूसरे में लिखी है ना? यस मैम। सेम है, सेम है। तो भाई आपका इंफॉर्मेशन भी ज्यादा नहीं हुआ, फालतू के इंफॉर्मेशन भी ऐड नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ उसमें ऐड करना पड़ा, जो है बस आपने उसकी कॉपी की। आपने क्या किया, एक ही स्टेपलर से पिन कर दिया, आपने दोनों को अलग अलग दे दिया। समझ गए? डिवाइड कर। इज दिस क्लियर? यस मैम। एक ही स्टेपलर लगाया, इतने देखो, एक ही स्टेपलर लगाया, वो क्या है, सेंट्रोमियर एक ही लगाया। हाँ ठीक है। तो ये बच्चे पहले जो डीएनए था, डीएनए का कंटेंट 2n था, अब डीएनए का कंटेंट कितना हो गया, 4n। समझ गए? यहाँ पे डीएनए का कंटेंट 2n कैसे था मैम? देखो 1 और 1, 2n, यहाँ पे 1 2 3 4, 4n। समझ गए? तो यहाँ पे डीएनए का कंटेंट कितना हो गया, 4n हो गया। यहाँ पे डीएनए का कंटेंट 2n हो गया। इतनी बात सबको अच्छे से समझ में आई? यस मैम। ठीक है, फिर से रिवाइज कर रही हूँ। अगर दिमाग आपका चांद सितारों में था या किसी गानों में था, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनिए कि मैम ने आपको क्या पढ़ाया है। मैम ने आपको ये पढ़ाया है कि भाई मैम ने आपको ये पढ़ाया है कि आपका जो सेल है, ठीक है, सेल है, वो सेल डिवाइड होने वाला है। ठीक है, उस सेल में बंटवारा होने वाला है। ठीक, वो सेल अब 2 पार्ट में बंटने वाला, बंटवारा होने वाला। तो सेल भाई बहुत चिंता में है, भाई मेरे पास तो 46 क्रोमोसोम है, मैं 2 पार्ट में अगर गया तो भाई अलग, मतलब क्या हो जाएगा, 23 हो जाएंगे। ये तो होना नहीं है। ये तो होना नहीं है। और मुझे क्रोमोसोम उतना ही रखना है, मुझे 46 ही क्रोमोसोम रखना है और दोनों को देना है, तो मैं क्या करूं? तो इसने क्या किया, इसने क्या किया भाई, अपने डीएनए कंटेंट की कॉपी कर ली। तो डीएनए कितना हो गया, 4n हो गया। और क्रोमोसोम भी नहीं बढ़ा। क्रोमोसोम अगर बढ़ जाता तो हो जाती दिक्कत, बन जाता मॉन्स्टर। ठीक है, तो क्रोमोसोम नहीं बढ़ता है। सेल जब डिवाइड होने वाला रहता है तो सेल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है,
साइटोप्लाज्म भी बढ़ता है, सारे ऑर्गेनली बढ़ते हैं बच्चे, सिर्फ आपका क्रोमोसोम नहीं बढ़ता, डीएनए सॉरी क्रोमोसोम तो नहीं बढ़ता, डीएनए का कंटेंट नहीं बढ़ता, साथ में जितने ऑर्गेनली है ना वो सबको डबल करता है। बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी माँ है। देखो जैसे घर में बंटवारा हो रहा है ना, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बोल रहे हैं, देख बता दे रहे हैं, अगर बड़े भैया को टीवी दिया तो मुझे भी टीवी चाहिए, बड़े भैया को डाइनिंग टेबल दिया तो मुझे भी डाइनिंग टेबल चाहिए, बड़े भैया को तुमने एक जमीन दी तो मुझे भी जमीन चाहिए, समझ गए। तो वैसे सेल के यहाँ झगड़ा नहीं हो, तो ये क्या कर रही है, अगर एक सेल को माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है तो दूसरे को भी माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है, अगर एक को गोल्गी दे रही है तो दूसरे को भी गोल्गी दे रही है, तो सारा कंटेंट डबल होता है बच्चे, ठीक है, सारा कंटेंट डबल होता है, साइटोप्लाज्म भी डबल होता है, लेकिन डबल क्या नहीं होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्यों नहीं डबल होता है भाई, वहां पे थोड़ी चालाकी दिखाई गई, वहां पे क्या किया गया कि उसको फॉरेन डीएनए को फॉरेन कर दिया गया, लेकिन दोनों रहे किसमें, एक ही स्टेपल रहे, जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छे से, यस यस मैम। है ना। इतने दुख के साथ क्यों बोलते हो, है ना, थोड़ा जैसे थम्स अप भेज रहे हो वैसे खुश होके बोलो कि हाँ। मैम जो ये क्रोमेटिन फाइबर है वो हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का पूरा कॉइल्ड फॉर्म है। हाँ वो बिल्कुल कॉइल्ड है, वो जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो बिल्कुल वो बिल्कुल ऐसे घूमी सोलेनॉइड के रूप में, बिल्कुल ऐसे ऐसे मिल करके, बच्चे इतनी छोटी डिब्बी में आपने वैसे भरा हुआ, मतलब बिल्कुल समझ जाओ कि कोई माला ले लो, कोई माला ले लो और उसको बिल्कुल यूं निचोड़ चोड़ के बिल्कुल आप क्या कर रहे हो, इतनी छोटी डिब्बी में रखते हो, तो वो क्या है, क्रोमैटिन। अब जब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर्स, अलग अलग फाइबर्स ऐसे, और जब वो तैयार होने वाले हैं, डिवाइड होने वाले हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ये आपने इसका ये पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा एक और बात जरूरी बात जो आप भूल चुके होंगे। बच्चे ये जो क्रोमोसोम है, हमारी प्यारी सी जो क्रोमोसोम है, ठीक है, हमारी जो तितली सी जो क्रोमोसोम है, ओके, इस क्रोमोसोम में जब ये डिवीजन होने वाला लगता है, तो यहाँ पे इसके दोनों साइड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चे, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको, काइनेटोकोर, ठीक है। काइनेटोकोर पता है कैसे है, जैसे खिड़की में हैंडल लगा होता है ना, खिड़की में हैंडल फिर आप ऐसे खोलते हो, समझ गए, तो यूं समझ लो कि ये दोनों ऐसे ऐसे बंधी हुई है, ऐसे बंद है, दोनों तरफ से काइनेटोकोर को पकड़ा, यूं खोल दिया, अलग कर दिया, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर इधर से रिलीज होंगे, स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, इनको पकड़ते हैं, ठीक है, स्पिंडल फाइबर ऐसे फंसाते हैं और यूं अलग कर देते हैं, ठीक है, ओके। सेंट्रियोल मैंने पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, सेंट्रोसोम पढ़ाया है, उसमें बताया है वो क्या रिलीज करते हैं बच्चे, स्पिंडल फाइबर रिलीज करते हैं, बताया ना, ट्यूब्यूलिन वगैरह सब पढ़ाया हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से रिलीज करते हैं, फाइबर्स निकलता है उससे, जैसे धागे निकलते हैं, आपके पतंग उड़ाते हो ना तो धागा निकलता है, वैसे वो धागे निकालते हैं, और उस धागे को कहाँ फंसाते हैं, काइनेटोकोर में, ठीक है, और उसको फंसा के यूं खींच देते हैं, तो वो दोनों ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अलग अलग सेल में चले जाते हैं, समझ गए, समझ गए, ओके। अब देखिए, यस मैम। ये और ये तो मैं बोल रही हूँ, दिखेगा तब तो ये और ये, चलो ये और और ये अभी तक दिखा नहीं, आओ आओ बहनों, हाँ देखो, ये दोनों जो दिख रहे हैं ना आपको, दोनों क्रोमैटिड, इन दोनों क्रोमैटिड को हम क्या बोलेंगे, सिस्टर, क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। ये कैसी क्रोमैटिड है, दोनों बहनें हैं, दोनों क्या हैं, बहनें हैं, और ये बहनें
डिवीजन के टाइम पे क्या हो जाएंगी, अलग। क्यों बहने, भाई दोनों एक दूसरे की क्या है, क्लोन है ना, दोनों जुड़वा बहने हैं, ठीक है। और जब डिवीजन होगा तो इनको कर लिया जाएगा अलग, ठीक है, बहुत बेरहमी से इनको अलग कर दिया जाए, समझ गए। नाउ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। देखो दो फेज होता है सेल साइकिल का, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है। इंटरफेज काइनेटोकोर का फुल फॉर्म, काइनेटोकोर ही उसको बोलते हैं बच्चे, काइनेटोकोर प्रोटीन का बना हुआ होता है काइनेटोकोर। वो ऐसे हैंडल जैसा बन जाता है ताकि उसमें जो स्पिंडल फाइबर आके ऐसे पकड़ ले उसको और खींच ले, ठीक है। सब तैयारियां चलती हैं, ओके, समझ गए। जैसे खिड़की में आप हैंडल लगवाते हो ना, खिड़की में हैंडल ना हो तो खींचोगे कैसे, खोलोगे कैसे खिड़की, हाँ। सो फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल आपका इंटरफेज है। इंटरफेज वो फेज है जिसमें ये ज्यादा समय बिताती है। अगर 24 घंटे का एक सेल का लाइफ है तो वो 23 घंटे कहाँ बिताएगी, 23 घंटे यहाँ बिताएगी, 23 घंटे तैयारी करेगी, और 1 घंटे ये कहाँ बिताएगी, माइटोसिस में। भाई आप प्रिपरेशन करते हो साल भर प्रिपरेशन करते हो, उसके बाद 3 घंटे में एग्जाम देने जाते हो ना, तो आपका एम फेज कौन सा है, एग्जाम वाला दिन, ठीक है। 3 घंटे, वो 3 घंटे में आपके जो इतने सालों की जो प्रिपरेशन होती है वो डिसाइड हो जाती है क्या प्रिपरेशन किया है। तो आपका इंटरफेस क्या है, आपका इंटरफेस क्या है बच्चे, पूरा आपका आप तैयारी करते हैं, हाँ, जिसमें आप तैयारी कर रहे हो। अगर 365 दिन एक साल के हैं तो आपके 300, आपके कितने 364 दिन क्या हो गए आपके तैयारी के, और एक दिन में भी क्या, वो 3 घंटे वो क्या होंगे आपके माइटोसिस फेज, जो कि जब आप क्या करोगे, एग्जाम, समझ गए। तो इनका भी इंटरफेज और माइटोसिस फेज होता है। इंटरफेज में ये क्या करते हैं बच्चे, तैयारी करते हैं, ठीक है। और तैयारी कैसे करते हैं, देखो जीवन फेज है, इस जीवन फेज में जीवन जीना है ना, ऐसा ही लग रहा है कि जीवन फेज में तो जिएंगे, जीवन फेज है। जीवन फेज में ये क्या करेंगे, देखो जब आप तैयारी करते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, चीजें बटोरोगे ना, चीजें बटोरोगे, पता करोगे कि हाँ कौन सा अच्छा कोचिंग है, आप पता करोगे कि कहाँ से नोट्स मिलेंगे, कॉपी किताब खरीद के लाओगे, हाँ थोड़ा खर्चा वर्चा करोगे, कॉपी किताब खरीद के लाओगे। तो जीवन फेज में ये यही करते हैं। फिर एस फेज में ये नोट्स वगैरह बनाते हैं, आप नोट्स बनाते हो, उसके बाद आपने तैयारी कर ली, आपको टीचर मिल गया, सब हो गया, नामांकन वगैरह सब हो गया, है ना, नाम लिखा लिया, एडमिशन करा लिया, इतना शुद्ध हिंदी में कहाँ से बोलने लगे, ठीक है। फिर एस फेज में आपने क्या किया भाई, एस फेज में नोट्स वगैरह बना लिया आपने। और जी टू फेज में अब क्या है, आप थोड़ा सा टेस्ट वगैरह भी दे रहे हो कि मेरी तैयारी कितनी है, देख रहे हो सब कुछ फाइन तो है, क्या मैं माइटोसिस के लिए तैयार हूं। अगर मैं माइटोसिस के लिए तैयार हूं, एग्जाम के लिए तैयार हूं, तो मैं दूंगा नीट का एग्जाम। अगर मैं तैयार नहीं हूं ना, नको, ठीक है, मस्ती करी है मैंने, तो फिर मैं नहीं दूंगा एग्जाम, है ना, तो फिर मैं नहीं दूंगा, मैं बहाने बना लूंगा उस दिन की, माँ बहुत कस के पेट दर्द हो रहा है ना, मैं उस दिन बहाने बना लूंगा, मैं अगली साल दूंगा एग्जाम, समझ गए, ठीक। तो बच्चे इस चैप्टर को जब आप अपने आप से रिलेट करके पढ़ोगे ना, तभी मजा आना है, तभी मजा आना है। इतने मजे में पढ़ेंगे ना कि आपको तो बिल्कुल याद रखोगे कि क्या पढ़ाया है, ठीक। सो इंटरफेज में समझ गए, इंटरफेज में 3 फेज, जैसे आपके जैसे कौन कौन से फेज, जीवन, एस और G2, जीवन, एस और G2। तो देखो क्या है बच्चे, अगर फिर भी नहीं याद रहे तो क्या है, जीवन को एस से G2, जीवन को एस से G2, है ना, जीवन को एस से G2। लेकिन इंटरफेज में एस नहीं करनी है, इंटरफेज में पढ़ाई करनी है, ठीक है, समझ गए। अब याद रहेगा कौन सा फेज कब आता है, जीवन को एस से, ठीक।
फिर है बच्चे माइटोसिस में, माइटोसिस फेज जब आता है उसमें करियोकाइनेसिस होती है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। करियो का मतलब क्या होता है? करियो मतलब न्यूक्लियस बड़ा, काइनेसिस का मतलब बायोलॉजी में कहीं भी क्या होता है? डिवीजन। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो भाई न्यूक्लियस का डिवीजन सबसे पहले कौन डिवाइड होगा? न्यूक्लियस। सबसे पहले कौन डिवाइड होगा? न्यूक्लियस। हाँ, क्योंकि बॉस है भाई। हाँ, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म। उसके बाद क्या डिवाइड होगा? साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई है ना? तो जो टेस्ट आप देते हो तो पहले रिटन टेस्ट होता है कि नहीं, फिर ओरल टेस्ट होता है। हाँ, वैसे ही। ओके, चलो। मैं आपको आगे पढ़ोगे कि कल पढ़ोगे? यस मैम कल। मुझे लग रहा है कि तुम लोग को ज्यादा दिमाग में फिर घुस जाएगा, नहीं कि मैम बहुत ज्यादा अगर पढ़ने के लिए तैयार हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ाऊंगी। नो मैम। मैम कल। ऐसे डरो मत, मैम कल। बहुत मजेदार चैप्टर है बच्चे, और हम तो इसको लव स्टोरी से पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है? डरो मत। ओके, जैसे आपकी लाइफ है बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। तो कल सभी बिल्कुल हाथ पैर धो के बैठना कहानी सुनने के लिए, ठीक है? हाथ पैर धो के, बुक ले करके, हाँ, पेन ले करके, बिल्कुल कहानी सुनने के लिए आप सभी बैठेंगे। मैम आपने एक चीज बताई थी कि सब कुछ डबल हो जाता है, वो क्या बताई थी? एक बार बता दो। क्या बताया था? आपने कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्म सब कुछ डबल हो जाता है। हाँ, ये वही तो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, कि जो अभी आप इंटरफेज में देखोगे तो इंटरफेज में क्या होता है ना कि पहले तो भाई ये सेल आपका ग्रो होगा, सेल ग्रो होगा, डीएनए आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? डीएनए 4n बनेगा, एंड आगे चल के आपका क्या होगा? जो बहुत सारे प्रोटीन इसके अंदर बनेंगे, और जब प्रोटीन अच्छे मात्रा में बन जाता है ना, तो जितने ऑर्गेनली है ना, सब ऑर्गेनली डबल करेंगे। अगर ऑर्गेनली डबल नहीं करेंगे तो एक सेल बुरा नहीं मान जाएगा, मुझे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया। एक सेल के पास पावर हाउस होगा, दूसरे सेल के पास पावर हाउस नहीं होगा। हाँ, तो फिर एक सेल आपका एटीपी बनाएगा, दूसरा सेल एटीपी नहीं बनाएगा। हाँ, तो एक सेल के पास आपका न्यूक्लियस जाएगा, एक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं जाएगा। एक सेल के पास आपका गोल्गी अपरेटस बनेगा, दूसरे के पास नहीं बनेगा। तो दोनों के पास सब चीज चाहिए, दोनों के पास लाइसोजाइम चाहिए, लाइसोसोम चाहिए, नहीं तो एक सेल तो गंदा हो जाएगा। और एक सेल में जब अगर लाइसोसोम नहीं होगा बच्चे, तो वो सेल क्या करेगा? वो सेल उस सेल को एंगल्फ नहीं कर पाएगा डिस्टरबेंस में, तो आपके अंदर बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। होगी कि नहीं? लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है? कुछ भी डिस्टरबेंस है तो सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है और बचाता है बाकी सेल्स को। समझ गए? तो बाकी सेल, सारे सेल के जो दो सेल बनेंगे, उन दोनों के पास इक्वली बंटवारा होना है। तो इक्वली बंटवारा होने के लिए अब दोनों बच्चे जिद कर रहे हैं कि भाई इक्वल बंटवारा करना हमें। तो माँ क्या कर रही है? एक टीवी उसके पास है तो दूसरा टीवी खरीद के ला रही है, एक डाइनिंग टेबल है तो दूसरा डाइनिंग टेबल खरीद के ला रही है, ठीक है? एक एक आईफोन है तो दूसरा आईफोन भी ला रही है, ताकि दोनों बच्चे में इक्वल बंटवारा हो जाए। समझ गए? तो माँ अच्छी है ना? माँ देखो बहुत अच्छी है, खरीद खरीद के ला रही है, प्रोटीन से फोकस कर रही है। मैम फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी क्या होता है? बच्चे देखो, आप बायोलॉजी में दो टर्म पढ़ते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर को पढ़ना, ठीक है? इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल वगैरह, ये सब जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल सेल टिश्यू के स्ट्रक्चर पढ़ो। एंड फिजियोलॉजी होता है इनके फंक्शंस को पढ़ना, ठीक है? कैसे फंक्शन कर रहे हैं। जैसे आप आगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन करता है, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, कि उनकी फिजियोलॉजी पढ़ो कि कैसे वर्क कर रहा है। सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हो कि हाँ ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ठीक है? फिजियोलॉजी मतलब कि किस तरह से उनके सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं एक साथ मिलके, सारे जो एक एक ऑर्गन है मिलकर सिस्टम बना रहे हैं, वो सभी कैसे वर्क कर रहे हैं। समझ गए? तो फिजियोलॉजी में फंक्शन पढ़ते हैं, एनाटॉमी में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मैम एक और चीज पूछे?
हाँ पूछो पूछो। मैम सीरम होता है ना मैम, ब्लड में सीरम मैम बोलते हैं मैम, वो टर्म क्या होता है? देखो बच्चे, ब्लड में प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा एक लिक्विड है जिसमें बहुत सारे सेल तैर रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सभी तैर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम जब प्लाज्मा ले लिया, ठीक है, प्लाज्मा को निकाल दिया, प्लाज्मा से हमने क्या निकाल दिया, आपका पूरा का पूरा सेल निकाल दिया, ठीक है, पूरा का पूरा सेल निकाल दिया। और फिर प्लाज्मा से हमने जो आपके कुछ प्रोटीन निकाल देते हैं, एंड आपका जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जो क्लॉट करता है ब्लड को, उनको निकाल देते हैं। तो जो बचता है उसको हम सीरम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं।